गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र के क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी विषय को ठीक से समझने के लिए उसकी परिभाषा की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र के विभिन्न परिभाषाओं को निम्नांकित 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, धन संबंधी परिभाषाएं, एडम स्मिथ, वॉकर, जेबीसे इत्यादि अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं। दूसरा, कल्याण संबंधी परिभाषाएं, मार्शल, पीगू, कैनन इत्यादि अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं। तीसरा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, रॉबिन्स के द्वारा दी गई परिभाषा। चौथा है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, जेके मेहता के द्वारा दी गई परिभाषा। और पांचवा है आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषा, सैमुअल्सन के द्वारा दी गई परिभाषा। ठीक है, पहला, धन संबंधी परिभाषाएं। अब धन संबंधी परिभाषाओं को समझ लेते हैं। इस वर्ग की सभी परिभाषाएं अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानती है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी विख्यात पुस्तक का नाम राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस रखा। ठीक है, तो अतः एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है। ठीक है, जेबीसे के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ। ओके, धन से संबंधित उपयुक्त परिभाषाओं में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहला, मानव की आर्थिक क्रियाएं स्वहित की भावना से प्रेरित होती हैं तथा प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य धनोपार्जन होता है। दूसरा है, व्यक्ति की संपन्नता से ही राष्ट्र संपन्न बनता है। तीसरा है, धन ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। चौथा है, सभी सुखों की प्राप्ति का आधार धन है। ओके, अब धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचनाओं को भी समझ लेते हैं। धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचनाएं। पहला, धन पर आवश्यकता से अधिक बल। धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना करते हुए यह कहा गया है कि इसमें धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है, जो सही नहीं है। दूसरा है आर्थिक मनुष्य की कल्पना। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में आर्थिक मनुष्य की कल्पना की, जो गलत है। व्यक्ति का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होता है, बल्कि उसमें देश प्रेम, विश्व बंधुत्व, दया जैसी भावना भी छिपी रहती है। ठीक है,
तीसरा है धन का प्रयोग संकुचित अर्थ में करना। धन संबंधी परिभाषा में धन का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया गया है। आलोचकों का कहना है कि केवल धन संबंधी क्रियाओं की सीमा में अर्थशास्त्र को नहीं बांधा जा सकता है। यदि ऐसा किया गया तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित हो जाएगा और मनुष्य के लिए इसकी उपयोगिता सीमित हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा, कल्याण संबंधी परिभाषाएं। दूसरा है कल्याण संबंधी परिभाषाएं। इसको भी समझ लेते हैं। कल्याण संबंधी परिभाषाओं में धन के स्थान पर मानवीय कल्याण को अधिक महत्व दिया गया। सर्वप्रथम मार्शल ने धन की अपेक्षा मानव कल्याण को अधिक महत्व दिया। मार्शल ने यह स्पष्ट कर दिया कि धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। ठीक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि धन साध्य नहीं है, वरन साधन मात्र है। कैनन, पीगू आदि अर्थशास्त्रियों ने मार्शल के विचार का समर्थन किया। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। ओके। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. Okay. मार्शल की परिभाषा के मुख्य तथ्य। मार्शल की परिभाषा के मुख्य तथ्य। मार्शल ने धन की अपेक्षा मनुष्य तथा मनुष्य के कल्याण पर अधिक जोर दिया है। दूसरा, अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने मनुष्य की क्रियाओं को दो भागों में बांटा है, आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाएं। मार्शल ने मनुष्य की क्रियाओं को दो भागों में बांटा है, आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाएं। तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है, अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य एवं वास्तविक मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अगला है चौथा, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का अध्ययन है। ठीक है। अब मार्शल की परिभाषा की आलोचनाएं। मार्शल की परिभाषा की आलोचना मुख्य रूप से रॉबिन्स के द्वारा की गई है। तो इसकी आलोचना को समझ लेते हैं। पहला है, क्रियाओं का आर्थिक एवं गैर आर्थिक वर्गीकरण
सही नहीं है। मार्शल ने मनुष्य की क्रियाओं को आर्थिक एवं गैर आर्थिक दो वर्गों में विभाजित किया है तथा यह बतलाया है कि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, परंतु इसकी आलोचना करते हुए कहा गया है कि मनुष्य के कार्यों को आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में बांटना अनुचित है। ठीक है। दूसरा है, अर्थशास्त्र केवल एक सामाजिक विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव विज्ञान है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है एवं इसका क्षेत्र समाज के अंदर रहने वाले मनुष्यों के आर्थिक कार्यों तक ही सीमित है, परंतु रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है और इसमें सभी मनुष्यों का अध्ययन होता है। तीसरा है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का कल्याण से संबंध स्थापित करना ठीक नहीं है। रॉबिन्स का मानना है कि अर्थशास्त्र का कल्याण से संबंध स्थापित करना ठीक नहीं है। बहुत सी क्रियाएं जैसे शराब तथा अन्य मादक वस्तुओं का उत्पादन तथा उपभोग मानव कल्याण के हित के लिए सही नहीं है, फिर भी इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है। अगला है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध अभौतिक साधनों से न होकर केवल भौतिक साधनों से है, लेकिन अर्थशास्त्र का संबंध केवल भौतिक साधनों से जोड़ना वास्तव में इसके अध्ययन के क्षेत्र को सीमित कर देना है। ठीक है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास में हमने अर्थशास्त्र की धन संबंधी तथा कल्याण संबंधी परिभाषाओं के बारे में जाना। अगले क्लास में हम दुर्लभता संबंधी, आवश्यकता विहीनता संबंधी तथा आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।